हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो अपने कर रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स। ये चैप्टर नंबर है 15 राजस्थान बोर्ड का, और सीबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 13 है। न्यूक्लियाई के नाम से है वहाँ पे चैप्टर। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। आज के जो अपने टॉपिक हैं, एक तो है न्यूक्लियर फोर्सेस और दूसरा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। दोनों ही थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, थ्योरी है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और सीबीएसई दोनों की, कि आपकी जो दोनों क्लासेस की बुक्स हैं, चाहे तो राजस्थान बोर्ड चाहे सीबीएसई, उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा दिया हुआ है ये टॉपिक। ठीक है ना, कि 2 लाइन वहाँ से उठा ली, 2 लाइन वहाँ से। तो क्या उसमें अरेंज करके नहीं दिया हुआ, तो मैंने कई बुक्स की हेल्प लेके इस टॉपिक को बड़ी अरेंज करके इसमें लिखा हुआ है। ये दोनों टॉपिक आपको स्पेशली कहता हूँ कि इन दोनों को आप बुक से मत पढ़ना। बाकी टॉपिक्स आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 टॉपिक आप बुक से मत पढ़ना, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे इन 2 टॉपिक्स में। तो आप इनको स्पेशली नोट से करना। इसमें हर एक चीज़ कवर कर दी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी बुक में हो और इसमें ना लिखी हुई हो। जो हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं, वो इसमें मैंने कवर कर दी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पहला है न्यूक्लियर फोर्सेस। तो देखो क्या होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। पहले इसकी डेफिनेशन, कि द फोर्स विच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या करता है, किसी भी न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को क्या करता है, बाइंड करके रखता है, मतलब आपस में वहाँ पे बांध के रखता है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंट क्या होते हैं, ये फोर्स के द्वारा वहाँ पे क्या होते हैं, इनको बाउंड करके रखता है। वो फोर्स बाहर नहीं जाने देता न्यूक्लियस से। तो उस फोर्स को ही अपने क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो न्यूक्लियर फोर्स होते क्या, और डिटेल में पढ़ते हैं। कि एज वी नो दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस साइज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। आपको पता है कि जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है, वो अपने लेते हैं कि एक क्या होता है, ये स्फीयर होता है, और इस स्फीयर की रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁻15 मीटर का एक स्फेरिकल क्या होता है, ये स्पेस होता है। तो इस ऑर्डर का स्पेस होता है न्यूक्लियस जो होता है। और उसमें क्या होता है, बिकॉज प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन आपको पता है क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स पे। तो अब क्या होगा, एंड एट दिस स्मॉल सेपरेशन, कि इतनी बहुत ही ज़्यादा कंपैक्टेड स्पेस में, यानी बहुत ही स्मॉल स्पेस में। कि स्मॉल सेपरेशन का मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो इनके बीच का जो गैप होता है या बीच की डिस्टेंस होती है, वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो इतनी कम डिस्टेंस पे क्या होगा, देयर विल प्रेजेंट कूलम रिपल्शन फोर्स। आपको पता है कि जहाँ चार्ज आ गया तो वहाँ कूलम रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ फोर्स लगता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2/R², जो आपने फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। कि ये वाला फोर्स यहाँ पे वर्क करता है दो प्रोटॉन्स के बीच। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज जीरो ही होता है, तो उन पे तो ये फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन प्रोटॉन्स पे क्या लगता है, कि जो आपका कूलम रिपल्शन फोर्स है वो लगता है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और देखो आप यहाँ पे कि आर की डिस्टेंस बहुत ही कम है। आर अगर आप ऐसे मान लो कि 10⁻⁻15 मीटर ही ले रहे हो, तो 10⁻⁻15 मीटर की स्क्वेयर यहाँ नीचे क्या हो जाएगी, 10⁻⁻30। और जब ये स्क्वेयर 10⁻⁻30 ऊपर जाएगी, यानी लास्ट फाइनल आंसर आएगा, तो अपना जो फोर्स आ जाएगा वो 10⁻30 न्यूटन की रेंज का आ जाएगा। 10⁻30 मतलब 10 के पीछे 30 जीरो लगाओ आप। इतने न्यूटन का फोर्स वहाँ पे वर्क करता है, जो कि बहुत ज़्यादा फोर्स है। तो क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के बीच कूलम रिपल्शन फोर्स लगता है, और ये होती भी इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही हाई होती है। इट इज़ वैल्यू, या इट्स वैल्यू आना था यहाँ पे, इट्स वैल्यू इज़ वेरी हाई फॉर दिस सेपरेशन। यानी इतनी कम डिस्टेंस पे या इतने कम सेपरेशन के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो इन द बट वी कैन सी दैट न्यूक्लियस इज स्टेबल। अब होना तो क्या चाहिए था, कि आप देखो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे मैं 2 प्रोटॉन ले रहा हूँ,
तो ये दोनों प्रोटोन एक दूसरे पे रिपल्शन फोर्स लगाएंगे तो मतलब एक दूसरे को ये दूर धकेलने का ट्राई करेंगे। ये इसको इधर धकेलेगा और ये वाला प्रोटॉन इसको इधर धकेलेगा। तो क्या होना चाहिए कि न्यूक्लियस में तो इनको प्रेजेंट होना ही नहीं चाहिए प्रोटॉन को। इतने ज़्यादा फोर्स से रिपेल हो रहे हैं, मतलब 10⁻30 न्यूटन, बहुत ही ज़्यादा फोर्स होता है ये। इतने फोर्स से रिपेल होके फिर भी ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इन द न्यूक्लियस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स एंड अनदर फोर्स इज प्रेजेंट। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके बिटवीन क्या होता है, एक अनदर फोर्स प्रेजेंट होता है विच इज स्ट्रोंगर देन कूलम फोर्स, जो कि क्या होता है, कूलम फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब तभी तो क्या है कि जो आपके प्रोटॉन है वो उसके अंदर क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। नहीं तो क्या है कि रिपल्शन फोर्स लगता है, एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई करते हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पे अगर कोई एक ऐसा फोर्स लगा दें जो इस फोर्स से बहुत ज़्यादा बड़ा हो और जो इनको क्या करे, एक दूसरे के पास लेके आए, ठीक है, तो ऐसा फोर्स क्या होगा, इस फोर्स को अपने बोल देते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और ये होगा कैसा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि अट्रैक्शन होगा तभी एक दूसरे के पास आने की ट्राई करेंगे ये। तो न्यूक्लियस के अंदर कूलम फोर्स से भी स्ट्रांग एक फोर्स होता है, इस फोर्स को अपने न्यूक्लियर फोर्स कह देते हैं। और इसका काम क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स का, कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है, मतलब बांध कर रखता है। दूसरी चीज़ सुनो कि न्यूक्लियर जो फोर्स है वो आज की जो मॉडर्न फिजिक्स है, मतलब आज की जो टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्टडी किए जाने वाला टॉपिक है। आज ज़्यादातर रिसर्च इसी पर हो रही है, ठीक है ना, जो आज की फिजिक्स है अपनी मॉडर्न। तो देखो न्यूक्लियर फोर्स आपके डिटेल में इतना नहीं है, वो ज़्यादातर बड़ी क्लासों में एमएससी वगैरह में आता है। तो न्यूक्लियर फोर्स का ना ही तो कोई फॉर्मूला है आपके, ठीक है, और ना ही ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें हैं आपके। ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन है भी होता क्या है ये फोर्स। ठीक है, तो जो आपकी इंट्रोडक्शन आपको उतनी ही पढ़नी है इंट्रोडक्शन, बाकी आप ऑटोमेटिक बड़ी क्लासों में पढ़ लोगे इसको। तो जितनी चीज़ दी हुई है उतने से संतुष्टि करो एक बार, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या आता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज। न्यूक्लियर फोर्सेज की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स की जो इंट्रोडक्शन है या इसके बारे में डिटेल है वो इसी टॉपिक में दी हुई है। पहले नंबर पर न्यूक्लियर फोर्स इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी कि नेचर में क्या होते हैं, ये अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है भाई, एक दूसरे को रिपेल ना करके हमेशा दो पार्टिकल के बीच, चाहे तो वो क्या हो, प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होती हैं, तो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच ये क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ड्यू टू दिस फोर्स अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है कि अगर मान लो 2m मास के आपको दे दें, m1 और m2 मास के, तो न्यूटन ने बताया था कि इस यूनिवर्स का कोई भी मास है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास एग्जिस्ट करता है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कि उसमें हर एक पार्टिकल या हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो बिल्कुल उसी तरह से क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स की जो नेचर होती है वो अट्रैक्टिव होती है, मतलब ये क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, रिपल्शन नहीं होते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज। शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं, इसका मतलब क्या है कि इट ऑपरेट्स अप टू ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ अबाउट ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर या फर्मी। आउटसाइड दिस रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉट इफेक्टिव। ठीक है, क्या है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं इनकी रेंज क्या होती है, शॉर्ट होती है। शॉर्ट रेंज का मतलब कि अगर आपकी डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की है, यानी कि दो आपके जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बिटवीन जो डिस्टेंस या तो 10⁻⁻15 या इससे थोड़ी सी कम है, तभी क्या होगा, ये फोर्स इफेक्टिव होगा। अगर आपने इससे डिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी, 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा कर दी डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब कल एक स्टूडेंट का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन पर क्यों नहीं लगता। इलेक्ट्रॉन पर भी क्या होना चाहिए, लगना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल है। तो देखो पहली बात तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये न्यूक्लियॉन्स पर ही लगता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। दूसरी चीज़, अभी आपको ये जो पॉइंट बताया है मैंने, इसी के पॉइंट पर बता सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स लगने के लिए जो डिस्टेंस चाहिए मिनिमम कितनी चाहिए, इतनी कम डिस्टेंस चाहिए। और आपको अगर मैं पिछले चैप्टर में आपने किया हो कि जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट होता है उसकी रेडियस जो होती है
वो क्या होती है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर यानी एंगस्ट्रॉम। तो इतनी रेंज की होती है। तो अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस है 10⁻⁻10 वो इस 10⁻⁻15 से 10⁻5 टाइम्स क्या है ग्रेटर है। 10⁻5 मतलब एक के पीछे 5 जीरो लगा दो आप, मतलब 1 लाख गुना ज़्यादा डिस्टेंस है इससे ही, 1 लाख टाइम्स मोर डिस्टेंस है। तो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे तो ये न्यूक्लियर फोर्स बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहेंगे, जीरो हो जाएंगे। तो अगर डिस्टेंस आपकी इस ऑर्डर की है तभी क्या होगा, ये वाला फोर्स होगा इफेक्टिव होगा, तभी अप्लाई होगा ये फोर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर, यानी कि ये जो अपनी नेचर है, अपनी जो प्रकृति है, एनवायरनमेंट है, इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज क्या हैं अपने एनवायरनमेंट या नेचर के, न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज़्यादातर बच्चे पता है क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देते हैं। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा लगता है अपने को, अर्थ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर देते हैं, वो आंसर लगा देते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्सेज ऑफ नेचर हैं, सबसे कमज़ोर फोर्स हैं। रीज़न क्या है, फोर्स वीकेस्ट क्यों है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कब ऑपरेट होता है, जब आपका मास है पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा, और कितना बड़ा कि जो आपके प्लैनेट्स हैं उनकी ऑर्डर का हो, मतलब अर्थ के जितना मास है, तभी ये फोर्स क्या है, इफेक्टिव है। यानी बड़े बड़े प्लैनेट्स के बिटवीन ये फोर्स अप्लाई होता है। तो आपके अगर मैं कहूँ कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, दो बैग ले लो, दो बुक्स ले लो, तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लगेगा जरूर, लेकिन बहुत ही कम होगा, आपको दिखेगा ही नहीं, इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है। तो इफेक्टिव कब होता है ये, जब आपका मास बहुत ज़्यादा हो। लेकिन आप देखो कि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका मास तो 10⁻⁻27 kg के ऑर्डर का होता है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27, तो मैं 10 ले रहा हूँ। तो इतना कम मास होने पर भी जो आपका ये फोर्स है ये बहुत ज़्यादा होती है इसकी वैल्यू। तो तभी क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। दीज फोर्सेज आर 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब जो कूलम फोर्स अभी ऊपर पड़ा था उससे 50 से 60 टाइम, या कई बुक्स में आप इसको 100 टाइम्स ग्रेटर देन भी पड़ा हुआ लिखोगे। जो H.C. वर्मा की बुक है उसमें 100 टाइम्स लिखा हुआ है इसको। तो 100 टाइम्स ज़्यादा उससे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है। एक यहाँ पे कंपैरिजन दी हुई है मैंने कि ग्रेविटेशनल फोर्स, बीच में दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और लास्ट में न्यूक्लियर फोर्स की 1 रेशो, इनका जो रेशो दिया हुआ है आपको, रेशो क्या है कि 1:10⁻36 रेशो 10⁻38, इतना रेशो होता है। तो इस रेशो का मीनिंग क्या है, आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है रेशो का। भाई अगर मान लो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच 1 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 न्यूटन का, तो वहीं पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो 10⁻36 न्यूटन का अप्लाई होगा। और उन्हीं के लिए जो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू होगी वो 10⁻38 न्यूटन की होगी। मतलब आप देख लो यहाँ से कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्स से कितना छोटा है। मतलब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर है। मतलब 10 के पीछे आप 38 जीरो लगा दो, इतने टाइम्स बड़ा होता है न्यूक्लियर फोर्स। तभी तो क्या होता है कि जो आपके इतने छोटे छोटे पार्टिकल है, इतने छोटे छोटे न्यूक्लियंस हैं, उनके बिटवीन न्यूक्लियर फोर्स है वो इतना ज़्यादा लगता है, उनको बाइंड करके रखता है। ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन थी तीनों फोर्सेस के बिटवीन। ये आपकी बुक में नहीं है, इसको छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो अगर जिसके नहीं याद हो रहा। बाकी ये नॉलेज की चीज़ है तो इसको याद ही रखो, मैं तो कहता हूँ। नेक्स्ट देखो फोर्थ पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करते। चाहे आप पॉजिटिव ले रहे हो पार्टिकल, नेगेटिव या जीरो चार्ज का ले रहे हो, ये फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। फिर क्या है, दिस फोर्स एक्ट इज सेम वे बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मतलब कि ये सेम फोर्स लगेगा, क्योंकि आपको पता है पार्टिकल के मासेज सेम ही होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। तो जितना फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, और उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में ये फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है।
तो क्या होता है, वैसे तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है, लेकिन ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करते, ये वाले जो फोर्सेज हैं आपको ये याद रखना है। अब एक चीज़ और, जो मैं नोट्स बनाता हूँ उसमें देखना आप कि जो मैं लाइंस लिखता हूँ उसके बीच ये एक अलग कलर में लिख देता हूँ। ये क्या है कि आपके पॉइंट्स को याद करने का कीवर्ड है, कि अगर आप पूरा पॉइंट ना याद करके इन कीवर्ड को याद कर लो, भी इसमें क्या है, कीवर्ड याद कर लो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, तो इससे आपको याद आ जाएगा सारा पॉइंट कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होते हैं ये स्ट्रॉन्ग। तो इससे क्या है, आपका पॉइंट याद करने में आसानी रहती है। तो तभी मैं ये कीवर्ड लिखता हूँ। आप अगर आपकी ये कीवर्ड याद होंगे तो आप अपनी अपनी लैंग्वेज में भी इसको बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कीवर्ड जरूर याद किया करो आप। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आता है, फिफ्थ पॉइंट। Each nucleon in nucleus does not interact with all nucleons but interact with the nearby nucleon. This property of nuclear force is called saturation effect या saturation of nuclear force. ये पॉइंट क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने की ट्राई करते हैं। आपको एक डायग्राम द्वारा समझाता हूँ मैं भी। क्या है कि इसमें एक वर्ड आया हुआ है इंटरेक्ट, कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, जो हर एक न्यूक्लियन, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, वो सारे न्यूक्लियंस के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि नियर बाई न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्ट करता है। अब देखो कैसे होता है ये समझो। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, आपको एक एग्जांपल देता हूं चार्ज का, कि मान लो 3 चार्ज पड़े हुए हैं, ये वाले, ये 3 चार्ज हैं, ये Q1 चार्ज है यहाँ पे पड़ा हुआ, ये आपका Q2 चार्ज है और यहाँ पे Q3 चार्ज पड़ा है, ठीक है। तो क्या होता है, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज जो होता है वो अपने नियर बाई चार्ज पर फोर्स लगाता है। भी ये जो Q1 है वो इस Q2 पर भी फोर्स लगाएगा और इस Q3 पर भी फोर्स लगाएगा। सिमिलरली क्या होगा कि जो आपका Q2 होगा वो इस Q3 पर भी फोर्स लगाएगा और जो Q2 होगा वो आपका Q1 पर भी फोर्स लगाएगा। और इसी प्रकार क्या होगा कि अगर मैं बात करूं आपकी Q3 की, तो Q3 इस Q1 पर भी फोर्स लगाएगा और इस Q2 पर। मतलब हर एक चार्ज क्या होता है, कोई आपने Q चार्ज रखा है, इसके नियर बाई जितने भी चार्ज प्रेजेंट होंगे इन सब पर ये फोर्स लगाएगा और वो सारे क्या होंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसको अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि ये जो चार्ज है, इसके नियर बाई जितने भी चार्ज पड़े हैं Q1 Q2 Q3, इन सब से ये इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट का मतलब क्या है, इन सभी पे ये फोर्स लगाता है। इंटरेक्शन मतलब रिएक्शन करता है उसके साथ। रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इन पर फोर्स अप्लाई करता है, कि एक चार्ज अपने नियर बाई जितने भी चार्ज होंगे उन सब पर फोर्स लगाएगा और वो सारे चार्जेस भी इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो इसको तो बोल देते हैं इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। अब नेक्स्ट देखो न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, इसमें क्या होगा कि मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। इसमें क्या है, आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस टाइप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने ये सारे शो कर दिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इधर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस टाइप से प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए। तो अब मैं अगर एक पर्टिकुलर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को लूँ, मान लो ये वाला प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैं इसमें से ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला प्रोटॉन क्या होगा, किस पे फोर्स लगाएगा, देखो अगर तो क्या हो, ये प्रोटॉन सभी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो तो जितने इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उन सब पर ये फोर्स लगाएगा। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो होती है उनकी क्या होती है, सैचुरेशन की प्रॉपर्टी होती है। सैचुरेशन मतलब कि इस प्रोटॉन के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा नज़दीक न्यूट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा इसके नज़दीक होगा उसी पर ये क्या लगाएगा, न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा। अगर कोई इससे दूर है उस पर क्या लगाएगा, ये फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। होता तो क्या, थोड़ा बहुत फोर्स वो अप्लाई होता है लेकिन उसको अपने नहीं लेते। आप ये याद रखो कि हर एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अपने ओनली जो बिल्कुल नज़दीक है, इसके सबसे नज़दीक वाला न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है उस पर फोर्स लगाता है। मतलब उसके साथ ये क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ ये इंटरेक्शन नहीं करता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को अपने बोल देते हैं सैचुरेशन इफेक्ट या सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। मतलब कि सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट न करके नियर बाई पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसे मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा भी सैचुरेशन प्रॉपर्टी क्या है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने अपने नोट्स पर।
तो सैचुरेशन प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली क्या होता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 6th पॉइंट आता है जी इसमें, न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉन सेंट्रल इन नेचर। न्यूक्लियर फोर्सेज क्या होते हैं, नॉन सेंट्रल होते हैं। इट मीन्स दीज फोर्सेज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पार्टिकल्स, दीज फोर्सेज डिपेंड्स ऑन द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस। अब इसका मतलब समझो क्या चीज़ है ये, कि जो आपके न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो नॉन सेंट्रल होते हैं, सेंट्रल फोर्सेज नहीं होते। अब सेंट्रल फोर्सेज कौन से होते हैं, कि वो फोर्सेज जिसमें आप कोई भी दो पार्टिकल ले रहे हो तो इनके बीच की जो डिस्टेंस लेते हो आप, वो इनके सेंटर से लेते हो। ठीक है, कि अगर मान लो इसको मैं कह देता हूँ ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, और ये क्या आपका मून है। तो मून के सेंटर से लेके और अर्थ के सेंटर की डिस्टेंस लोगे जब आप इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, एक सेंट्रल फोर्सेज है। मतलब ये पार्टिकल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसके सेंटर पे अपने क्या करते हैं, सारा मास मानते हैं भी। जो ये अर्थ का सारा मास कहाँ पे कंसेंट्रेड है, इसके सेंटर पर, और जो मून का है वो भी इस पॉइंट पे क्या है, कंसेंट्रेड है सारा मास। तो इन दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस लेते हैं। लेकिन जो आपके न्यूक्लियर फोर्सेज है वो नॉन सेंट्रल होते हैं। ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि प्रोटॉन के सेंटर से लेके और न्यूट्रॉन के सेंटर तक क्या लेंगे, अपने डिस्टेंस लेंगे, ऐसे नहीं लेते। अब लेते कैसे हैं, वो आपके नहीं हैं। आप इतना याद रखो कि ये नॉन सेंट्रल होते हैं नेचर में, यानी कि ये डिपेंड नहीं करते किस पे, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के सेंटर से लेके डिस्टेंस पर ही डिपेंड नहीं करते। दूसरा, दीज फोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस। अब स्पिन आपने पढ़ रखा होगा, आपने एंगुलर मोमेंटम भी निकालते हो स्पिन से कि 1/2 होता है या -1/2 होता है प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का। तो वो क्या होते हैं, इनके स्पिन होते हैं। मतलब कि अंदर जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो किस टाइप से मूव करते हैं, किस टाइप से रोटेट होते हैं, उसको अपने स्पिन बोल देते हैं। ठीक है ना, तो उस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो आपको याद रखना है इस पॉइंट में कि नॉन सेंट्रल और स्पिन पर क्या करते हैं, डिपेंड। ठीक है, नॉन सेंट्रल होते हैं और स्पिन पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो देखो ये अपना हो गया टॉपिक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल नया टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो क्या चीज़ होती है रेडियो एक्टिविटी, अपने पढ़ते हैं। तो पहले तो इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री अपने को पता होनी चाहिए। क्या है कि हेनरी बैक्यूरेल एक साइंटिस्ट थे, डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी इन 1896 बाय एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंटली इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की 1896 में। हेनरी बैक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट थे। अब देखो एक्सीडेंटली इन्होंने डिस्कवरी की कैसे, क्या हुआ, एक दिन ये अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ, वन डे ही लेफ्ट सम पीसेज ऑफ यूरेनिल पोटेशियम सल्फेट। कि इन्होंने क्या किया कि यूरेनियल पोटेशियम सल्फेट के कुछ क्या थे इनके पास, स्मॉल पीसेस थे, उनको इन्होंने एक ड्रॉवर में रख दिया। ये यूरेनियल पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है, आपकी बुक में नहीं है, मैंने आपको दे दिया नॉलेज के लिए। आफ्टर सम आवर्स ही सी दैट ए फोटोग्राफिक प्लेट प्लेस्ड नियर बाई इट इज़ डेवलप्ड, या फिर द प्लेट शो ब्लैकिंग। अब हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया, यूरेनियल पोटेशियम सल्फेट के जो टुकड़े थे, स्मॉल पीसेस थे, उनको अपने एक ड्रॉवर में रख दिया। और वहाँ पे क्या पड़ी थी, एक फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी थी। अब फोटोग्राफिक प्लेट आपके दिमाग में आ रहा होगा अभी ये क्या चीज़ होती है। तो पुराने टाइम की जो फ़ोटोज़ होती थी वो फ़ोटोज़ पहले नेगेटिव पर आती थी, एक नेगेटिव होता था जिसको आप कैमरा रोल बोल देते, कैमरे की फ़िल्म। तो ये क्या होती थी, फोटोग्राफिक प्लेट। या आप क्या कह सकते हो, आपने एक्सरे तो देखा ही होगा, एक्सरे करवाते हैं तो वो क्या होता है, एक्सरे का जो डायग्राम आता है या उसका चित्र होता है वो क्या आता है, एक ऐसी शीट पर आता है, उस शीट ब्लैक होती है और उस पर वाइट कलर का आता है। एक्सरे करवाते हैं अपनी हड्डियों वगैरह का, तो वो क्या होती है, एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है जो एक्सरे की शीट होती है। ठीक है, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट उस ड्रॉवर में पड़ी थी। अब जब उन्होंने इन पीसेज को क्या किया, यूरेनियल पोटेशियम सल्फेट के ड्रॉवर में रख दिया, तो उन्होंने देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो डेवलप होगी। डेवलप का मतलब वो क्या होगी, ब्लैक कलर की होगी। पहले तो क्या थी कि वो क्या थी, ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन फिर क्या हो गया, ब्लैक कलर की होगी। तो उन्होंने कहा कि मतलब इस जो फोटोग्राफिक प्लेट है इस पे जो यूरेनियल पोटेशियम सल्फेट है इसने कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल दिया। ठीक है, फिर उन्होंने इसकी और डिस्कवरी की, और अपनी डिस्कवरीज के बेस पे इन्होंने बताया, बैक्यूरेल ने क्या बताया,
सो बैकुरेल टेल्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने बताया कि सम एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस स्पॉन्टेनियसली इमिट सम विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशंस, कि कुछ एलिमेंट या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं स्पॉन्टेनियसली, मतलब कंटिन्यूस क्या करते हैं, कुछ विजिबल और इनविजिबल रेडिएशन को इमिट करते हैं। ठीक है ना, कुछ वेव्स या रेडिएशंस को क्या करते हैं वो इमिट करते हैं। वो विजिबल भी हो सकती हैं, मतलब इनको देख भी सकते हैं और अपने नहीं भी देख सकते, दोनों टाइप की रेडिएशन को ये क्या करते हैं, इमिट करते हैं अपने आप ही। दीज रेडिएशंस आर एबल टू पेनेट्रेट ब्लैक एंड इम्प्लिक्ट ऑब्जेक्ट्स, और ये जो रेडिएशंस होती हैं, चाहे तो आप कोई ब्लैक पेपर रख दो, ब्लैक ऑब्जेक्ट रख दो, या फिर इम्प्लिक्ट, इम्प्लिक्ट का मतलब जिसमें से आप क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, अपारदर्शी इसका हिंदी मीनिंग होता है, यानी जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, तो उनको भी ये क्या कर जाती हैं, पेनेट्रेट कर जाती हैं, मतलब उनके आर पार हो जाती हैं ये वाली जो रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, तो दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव रेज या बैक्यूरेल रेज। इनको उसने नाम दे दिया भी, इनको या तो रेडियो एक्टिव रेज बोलेंगे या फिर इसको अपने नाम पर ही उसने नाम दे दिया बैक्यूरेल रेज, ये वाली जो रेज होती हैं। अब देखो होता क्या है कि जो पार्टिकल जो सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली रेडिएशन को इमिट करते हैं, इसको ही अपनी रेडियो एक्टिविटी बोल देते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा भी होगा होता क्यों ऐसे, तो वह भी अपने आगे पढ़ेंगे भी ऐसा होता क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो कि द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस टू इमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ये इसकी डेफिनेशन है कि कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन को इमिट करते हैं अपने में से, इस प्रॉपर्टी को ही अपने क्या बोल देते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोल देते हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं, अपने में से रेडिएशन इमिट करेंगे, और इस प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी। अब नेक्स्ट क्या है पॉइंट, दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, यानी कि जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी को दिखाते हैं सब्सटेंस, उसको अपने क्या बोल देते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज बोल देते हैं। अब नेक्स्ट देखो बैक्यूरेल की कहानी तो होगी ख़त्म, फिर बैक्यूरेल के बाद क्या आता है, जो आपने नाम बहुत ही सुना हुआ है, आफ्टर बैक्यूरेल इन 1898 साइंटिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ थे, हस्बैंड का नाम था पीरे क्यूरी और जो वाइफ थी उसका नाम था मैरी क्यूरी, और बाद में इनको मैडम की क्या दे दी गई, सरनेम दे दिया गया या उपाधि दे दी गई मैडम की, इनको बाद में मैडम के नाम से जानने जाने लगा, मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी आपने नाम सुना है, इनका ओरिजिनल नेम था मैरी क्यूरी। इन दोनों ने क्या किया 1898 में, फाउंड टू एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम। अब देखो बैक्यूरेल ने जो ऊपर क्या लिया था, सब्सटेंस लिया था, उसमें क्या था, यूरेनियम था, एलिमेंट क्या था, यूरेनियम था। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे यूरेनियम हैवी एलिमेंट होता है, ठीक है ना, आप टेबल में देखना जो इसका एटॉमिक वेट होता है वो 238 के करीब होता है, तो यूरेनियम एक हैवी एलिमेंट था, तो बिल्कुल यूरेनियम के जैसे ही दो और एलिमेंट की उन्होंने डिस्कवरी की, और वो दो एलिमेंट थे, एक तो था पोलोनियम, और इसका जो एटॉमिक नंबर था वो 84 था, यानी पीरियोडिक टेबल में 84 नंबर पर आता है, और दूसरा था रेडियम, ये 88 नंबर पर आता है। इन दो एलिमेंट्स की उन्होंने क्या की, डिस्कवरी की अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, और ये दोनों ही क्या थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, मतलब अपने आप में से ये क्या करते हैं, रेडिएशन को इमिट करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, दे फाउंड दीज एलिमेंट्स फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव और क्या होता है, और में क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मिक्स होते हैं, उसमें से आप क्या करते हो कि अलग अलग केमिकल मेथड लगा के या कोई भी मेथड लगा के फिजिकल, इस और में से आप केमिकल्स एलिमेंट्स को अलग अलग कर लेते हो। ठीक है, आपके 11th क्लास में शायद होगा भी, या छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फेरस को कैसे करते हैं, कॉपर को कैसे अलग करते हैं। तो कॉपर का जो और होगा उसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो उसमें से एक फिक्स और में से फिक्स एलिमेंट को अलग करना, वो क्या होता है, अपने एलिमेंट को प्राप्त कर लेते हैं उससे। तो पिंच ब्लेंड नाम का एक और था, इससे उन्होंने क्या किया, इन दोनों एलिमेंट्स को प्राप्त किया था। ठीक है, इससे पिंच ब्लेंड से उन्होंने पोलोनियम और इससे ही उन्होंने रेडियम की डिस्कवरी की थी। और देखो क्या उनकी मेहनत देखो कितनी थी, 2 मिलीग्राम रेडियम फ्रॉम 30 टन और, यानी उन्होंने 30 टन पिंच ब्लेंड लिया। 30 टन का मतलब 30 टन का 1 टन 10 क्विंटल के इक्वल होता है। 1 टन क्या होता है, 10 क्विंटल होता है। 10 क्विंटल का मतलब 1000 किलो, यानी 1000 kg के इक्वल क्या होता है आपका, 1 टन होता है। तो 30 टन मतलब 30,000 kg,
इतना ज़्यादा उन्होंने और लिया और इसमें से एक अलग अलग केमिकल मेथड लगा के और कितना रेडियम निकाला, 2 मिलीग्राम, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। तो इतनी मेहनत करके उन्होंने रेडियम को प्राप्त किया। तो क्या हुआ कि इन्हीं दोनों की पहले तो बैकुरेल ने, फिर इन्होंने पीरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने डिस्कवरी की। तो 1903 का जो नोबेल प्राइज़ था फिजिक्स का, वो इन तीनों साइंटिस्ट को कंबाइन दिया गया था। ठीक है। और मैरी क्यूरी ने क्या किया, 1911 में मैरी क्यूरी को केमिस्ट्री के लिए भी नोबेल प्राइज़ मिला। मतलब ये ओनली ऐसी वूमेन थी जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि आफ्टर इट रदरफोर्ड टेल्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस emits 3 टाइप ऑफ रेडिएशंस विच ही कॉल्ड अल्फा। इसका सिंबल होता है ये अल्फा ऐसे करके। ठीक है, सही सिंबल इसका अपने ऐसे बनाते हैं, ये अल्फा, बीटा एंड गामा रेस। इसके बाद रदरफोर्ड ने क्या बताया, जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बता दिए, रेडियम की खोज कर दी, रदरफोर्ड कहता कि जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ये अपने आप में से 3 टाइप की रेडिएशन को इमिट करते हैं। और वो 3 टाइप की रेडिएशन होती कौन कौन सी है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा। इनको उसने अल्फा, बीटा और गामा रेज का। लेकिन बाद में क्या पता चला कि आफ्टर इट इज़ फाउंड दैट अल्फा रेज आर हीलियम न्यूक्लियाई। जो अल्फा रेज हैं वो वास्तव में रेज ना होके क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। मतलब हीलियम होता है वो वास्तव में, और हीलियम की एक बीम की फॉर्म में चलते हैं। मतलब हीलियम पार्टिकल क्या होते हैं, एक बीम की फॉर्म में चलते हैं। अपने को देखने में तो ये क्या लगेंगे, रे की फॉर्म में लगेंगे, मतलब एक सीधी लाइन में जाते हुए दिखेंगे अपने को, लेकिन होते ये पार्टिकल हैं। बीटा रेज क्या होते हैं, आर बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो आपने पढ़ा है। बीटा रेज क्या होंगी, वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन अभी आगे डिटेल में आएगा, आपको इतना बता देता हूँ पॉजिट्रॉन के बारे में कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की इक्वली। अब आप कहोगे भी सर पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन आप देखो प्रोटॉन का जो मास होता है वो 10⁻⁻27 के ऑर्डर का होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 10⁻31 के ऑर्डर का होता है। मतलब जो आपका प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 10,000 टाइम्स यानी 10,000 टाइम्स हैवी होता है। लेकिन जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का सगा भाई है या जुड़वा भाई कह सकते हो। ठीक है, इसका मास भी इलेक्ट्रॉन की इक्वल होगा, और इसका क्या है जो चार्ज होगा वो भी इलेक्ट्रॉन की इक्वल ही होगा, लेकिन अपोजिट होगा, नेचर अपोजिट है। मतलब एक शांत है तो एक गुस्से वाला है। पॉजिटिव को आप ऐसे मान सकते हो भी शांत होता है और इलेक्ट्रॉन गुस्से वाला होता है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, बीटा रेज बोल देते हैं इनको। और गामा रेज जो होती हैं वो हाई एनर्जी के फोटोन होते हैं, मतलब एनर्जी होती है गामा रेज जो होती है। तो गामा को तो अपने रेज बोल देते हैं, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं वैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट अब तक आपके दिमाग में चल रहा होगा क्वेश्चन, रीजन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। भी रेडियो एक्टिविटी दिखाते क्यों हैं पार्टिकल, उसमें से रेडिएशन से इमिट होती क्यों अपने आप। तो इसका रीज़न आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देखो कैसे, इट इज़ सीन दैट प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी शोन बाय हैवी न्यूक्लियाई, कि जो रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं वो हैवी न्यूक्लियाई करते हैं। और कौन से, जिनके लिए जो एटॉमिक नंबर यानी जेड की वैल्यू है वो 82 से ग्रेटर देन है। मतलब जो आपकी पीरियोडिक टेबल में 82 से ज़्यादा वाले एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं, या तो वो, या फिर जिनके लिए ए की वैल्यू क्या है 170 से ज़्यादा है। ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो हैवी न्यूक्लियाई हैं वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और एज वी स्टडी इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये वाला टॉपिक किया था, उसमें आपने पढ़ा था कि दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा ई बी इज़ लेस फॉर हैवी न्यूक्लियाई, कि जो हैवी न्यूक्लियाई हैं उनके लिए क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो स्टार्टिंग में तो ऐसे क्या होती है, ऐसे ऐसे करके ऐसे यहाँ पे हाई हो जाती है, और फिर जब हैवी न्यूक्लियाई आते हैं तो उनके लिए लो हो जाती है दोबारा से। मीडिएटर न्यूक्लियाई के लिए इसकी वैल्यू मैंने कहा था फिक्स ही रहती है, और जो क्या होते हैं 170 से ज़्यादा वाले होते हैं उनके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरी चीज़ आपको मैंने बताई थी कि जो बाइंडिंग एनर्जी अगर आपकी किसी भी एलिमेंट के लिए कम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो वो एलिमेंट अनस्टेबल होगा, और जिसके लिए जितनी हाई वैल्यू होगी इसकी वो एलिमेंट क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आपने पढ़ा ही है भी जो फेरस होता है, आयरन होता है, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तभी जो फेरस होता है वो क्या होता है, सबसे स्टेबल एलिमेंट था।
तो हैवी न्यूक्लियाई के लिए डेल्टा ए बी की वैल्यू लेस होती है, मतलब ये अनस्टेबल होते हैं। और आपको पता है कि नेचर में कोई भी जो एलिमेंट है या कोई भी है वो अपने आप को अनस्टेबल नहीं रखना चाहता, स्टेबल रखना चाहता है। जैसे आप स्कूल में होते हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, स्कूल में आप अनस्टेबल होते हो, आपको हर टाइम ऐसे होता है, सारों की बात नहीं कर रहा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ने में, लेकिन अगर मैं कॉमनली बात करूं, लास्ट पीरियड तक जाते जाते आप ऐसे हो जाते हो भाई अब पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप अनस्टेबल हो जाते हो, ठीक है। और अनस्टेबल आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। जब आप घर जाते हो तो एकदम से बैग फेंकते हो और बेड पर लेट जाते हो, मतलब तब आप क्या होगे, स्टेबल। तो मतलब नेचर में अनस्टेबल कोई भी चीज़ नहीं रहना चाहती, उसको वो चीज़ मुश्किल लगती है। तो हर एक चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि एलिमेंट अपने को या न्यूक्लियाई अपने आप को अनस्टेबल नहीं रखना चाहते। तो टू चेंज इन स्टेबल न्यूक्लियाई, दीज न्यूक्लियाई इमिट्स द रेडिएशंस एंड डीके इनटू मीडिएटर न्यूक्लियाई। डीके का मतलब यहाँ पे होता है ब्रेक होना। आगे आपके बहुत बार इस चैप्टर में ये वर्ड आगे चलेगा। तो डीके का मतलब आप ऐसे मान लो ब्रेक होना या चेंज होना। तो जो हैवी न्यूक्लियाई हैं वो क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, किस में, मीडिएटर न्यूक्लियाई में। अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताता हूँ मैं। वैसे तो क्या है कि आप चैप्टर में आगे पढ़ोगे इसके बारे में, चलो फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो यूरेनियम होता है वो एक क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यूरेनियम 238, ठीक है। अब ये क्या होता है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो ये रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करता है। ये अपने आप में से क्या करता है, कुछ रेडिएशन को इमिट करता है और किस में चेंज हो जाता है, दो अलग अलग सब्सटेंस में या दो अलग अलग एलिमेंट्स में चेंज हो जाता है। एक तो होता है ये बेरियम, ठीक है ना, बेरियम, और साथ में इसके आ जाता है क्रिप्टॉन। ये देखना आप, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें बेरियम और क्रिप्टॉन मिलेंगे। ये शायद 56 के करीब होता है और ये आपका क्या होता है 36 37, ऐसे मेरे को पक्का याद नहीं है, उसके करीब। तो यूरेनियम क्या हो जाता है, डिके हो जाता है, यहाँ पे इसको डिके बोलेंगे। मतलब यूरेनियम क्या होता है, अनस्टेबल होता है यहाँ पे। तो यहाँ ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और जब ये स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज होगा तो आपको पता है मीडिएटर न्यूक्लियाई सबसे स्टेबल होते हैं। तो कोई भी जो हैवी न्यूक्लियाई है वो मीडिएटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। और इस चेंजिंग प्रोसेस में ही क्या करता है, साथ में अल्फ़ा बीटा और गामा रेज की फॉर्म में रेडिएशंस को इमिट करता है। तो ये क्या होगी, इसकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होगी। मतलब अपने आप में से इन रेडिएशन को इमिट करने की जो प्रॉपर्टी होती है अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन को, ये क्या, इसको अपने क्या बोल देते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो देखो रेडियो एक्टिविटी में आपने यहाँ से एक बात नोट की होगी कि रेडियो एक्टिविटी में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स में चेंज हो जाता है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये रेडियो एक्टिविटी में भी। यूरेनियम था और यूरेनियम दो अन्य एलिमेंट में चेंज हो गया। आगे और भी रिएक्शंस पढ़ेंगे इसमें कि बहुत सारी एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एलिमेंट ही दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है, इसको रेडियो एक्टिविटी कह देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नोट्स पर ही दोबारा, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपने पढ़ लिया। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के बारे में अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं भी क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट आता है वो आता है रेडियो एक्टिविटी इज़ ए प्योरली न्यूक्लियर फिनोमिना, यानी कि ये न्यूक्लियर फिनोमिना है रेडियो एक्टिविटी, मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड है, ठीक है ना। इट डज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल पैरामीटर्स लाइक प्रेशर टेम्परेचर फेज ऑफ मटेरियल। मतलब कि ये ना तो प्रेशर पर डिपेंड करती है रेडियो एक्टिविटी, ना ही टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और ना ही फेज ऑफ मटेरियल, मतलब आपका जो मटेरियल है सॉलिड है, लिक्विड है या गैसीय स्टेट में है, उस चीज़ पर रेडियो एक्टिविटी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। बिल्कुल न्यूक्लियर फिनोमिना है, ओनली न्यूक्लियस पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो, सारे पॉइंट याद करने वाले हैं इसमें और कुछ समझने वाला नहीं है। रेडियो एक्टिविटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय केमिकल रिएक्शन या कम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है कि रेडियो एक्टिविटी केमिकल रिएक्शन से क्या होती है, अफेक्टेड नहीं होती भी। कैसे, एग्जाम्पल, बोथ यूरेनियम एंड इट्स कंपाउंड्स आर रेडियो एक्टिव भी। चाहे तो आप ओनली यूरेनियम ले लो, चाहे यूरेनियम को किसी कंपाउंड फॉर्म में ले लो, जैसे आपने यूरेनियल पोटेशियम सल्फेट ऊपर लिया था, तो उसमें क्या है कि यहाँ भी यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करेगा और यहाँ भी यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो चाहे तो आप ओनली एलिमेंट ले रहे हो, चाहे उसका कंपाउंड ले रहे हो एलिमेंट का, दोनों में ही ये रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आता है इसका,
कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स डज नॉट प्ले एनी रोल इन फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कि जो आपका एलिमेंट है उसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इसमें कोई रोल नहीं होता है रेडियो एक्टिविटी में, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं होता है रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये समझ सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते, ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के कारण ही रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी एलिमेंट शो करते हैं। फिर नेक्स्ट देखो क्या आता है, इन रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एनी न्यूक्लियस कंजर्वेशन लॉज लाइक मास एनर्जी मोमेंटम एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मस्ट बी ओबेड। मतलब जो रेडियो एक्टिविटी की जो डिके रेडियो एक्टिविटी डिके प्रोसेस होता है, मतलब जिसमें एक एलिमेंट दूसरे में चेंज होता है, तो इसमें मास एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ फॉलो होते हैं। मोमेंटम में भी दोनों लीनियर हो चाहे एंगुलर हो फॉलो होंगे, मतलब रिएक्शन से पहले जितना मोमेंटम था पार्टिकल का उतना ही रिएक्शन के बाद होगा, या डिके के पहले जितना था उतने डिके के बाद होगा। और दूसरी इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी क्या होते हैं, इसमें इनका कंजर्वेशन होता है, मतलब जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके डिके से पहले थे उतने ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके क्या होंगे, डिके के बाद होंगे। ठीक है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे, दोनों ही पोजीशंस में सेम रहेंगे। अब नेक्स्ट होता है, ए न्यूक्लियस शैल बी अनस्टेबल फॉर अल्फा एंड बीटा डीके इफ मास ऑफ न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन मास ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। अब क्या हुआ कि देखो, इसको भी मैं यूरेनियम वाले एग्जांपल से ले रहा हूँ भी, यूरेनियम से क्या हुआ कि बेरियम और क्रिप्टॉन बने। ठीक है, इसका जब डिके हुआ यानी ये चेंज हुआ तो क्या बेरियम और क्रिप्टॉन। तो अगर क्या है कि जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपकी यूरेनियम में हैं उतने ही इन बेरियम और क्रिप्टॉन में मिला के होने चाहिए, और अगर इतने नहीं हैं तो वो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन किसकी फॉर्म में निकलेंगे, अल्फा या बीटा पार्टिकल या अल्फा बीटा रेज की फॉर्म में वो निकलेंगे। मतलब अल्फा और बीटा रेज तभी निकलेंगी जब आपके प्रोडक्ट का जो क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे प्रोडक्ट में, वो जो क्या हो, जो आपका रिएक्टेंट है या आपका न्यूक्लियस है उससे क्या हो, कम हो। ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा और इसमें कम हो, तब क्या होगा, इसको स्टेबल करने के लिए अल्फा और बीटा पार्टिकल निकलेंगे दोनों साइड को इक्वल करने के लिए। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि द एनर्जी रिलीज्ड पर एटम इन रेडियो एक्टिव डिके इज ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो रेडियो एक्टिव डिके होता है इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर की होती है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा ही है, पहले भी पढ़ चुके हैं, और आगे डिटेल में अभी अपने रेडियो एक्टिविटी को और पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड लॉ पढ़ेंगे। तो देखो, इस चैप्टर को आप, मैं कहता हूँ आप क्या करो, जो वर्ड्स हैं उनको याद रखो, जो इन पॉइंट्स में वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तब आपके ये आसानी से याद हो जाएगा, इसको लिख लिख के याद करो। और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को सजेशन दे रहे हैं कि सर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो, तो देखो इसके बाद मैं लगातार ही चलूँगा कंटिन्यूस। 14वां और 15वां चैप्टर मैंने तभी स्टार्ट किए थे कि जो आपके बेसिक था वो क्लियर था, इसमें प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हो इन चीज़ों को आप, तो तभी मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किए थे। इसके बाद सेकंड चैप्टर से चलेंगे और अल्टरनेट चलते रहेंगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लगातार चलेंगे। ठीक है, तो एक बार इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो, फिर सेकंड का स्टार्ट करेंगे अपने। तो ठीक है, चैनल पर बने रहें, लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।